नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। 2021 में अक्टूबर की एक दोपहर बुर्का ओढ़े एक महिला कराची स्थित अख्तर कॉलोनी के मार्केट में कोई अच्छी सी फर्नीचर की दुकान ढूंढ रही है। राशिदा हसन नामक 31 वर्षीय महिला अभी कुछ दिन पहले ही अपने पति के साथ इस्लामाबाद से कराची शिफ्ट हुई है और आजकल अपने नए घर के लिए कुछ ऐसे शॉपिंग कर रही है जैसे मानो शॉपिंग के पैसे इसके पतिदेव नहीं बल्कि किसी देश की सरकार दे रही हो। कोई आधे घंटे तक छोटी मोटी शॉपिंग करने के बाद राशिदा को क्रेसेंट फर्नीचर नामक एक दुकान दिखाई पड़ती है। इस दुकान के बाहर बरामदे में दो कारीगर फर्नीचर बना रहे थे, जबकि मौलवी जैसा दिखने वाला एक आदमी अंदर काउंटर पर बैठा हुआ था। सफेद कुर्ता पैजामा पहने इस गोरे चिट्टे आदमी का चेहरा पूरी तरह दाढ़ी से ढका हुआ था। सलाम अलैकुम भाईजान, वो आपके यहाँ से थोड़ा फर्नीचर ऑर्डर करना था। दुकान के अंदर जा राशिदा ये कहती है तो गल्ले पर बैठा हुआ आदमी बिना उसकी तरफ देखे उत्तर देने लगता है। हाँ, तो बताइए ना, क्या क्या बनवाना है। अपने सामने खड़ी इस कस्टमर में कोई खास रुचि न दिखाते हुए दुकानदार ये कहता है तो राशिदा उसके और ज्यादा करीब आ जाती है और फिर बड़े ही आराम से अपने चेहरे का पर्दा ऊपर कर देती है। भाईजान, एक 2 BHK के लिए जितनी भी जरूरत होती है ना, वो सारा ही फर्नीचर बनवाना है। सोफा सेट, अलमारी, डबल बेड, कुर्सी वगैरह। इधर राशिदा एक कर फर्नीचर आइटम्स के नाम गिनवा रही थी और उधर वो दुकानदार, वो तो बिल्कुल चुपचाप बस उसके चेहरे को ही घूरे जा रहा था और इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। राशिदा का चेहरा था ही कुछ ऐसा। तपती धूप में रखे आईने जैसा चमक रहा गोरा चिट्टा चेहरा, इस चेहरे पर जड़ी भूरी भूरी आंखों में जच रहा काला स्याह काजल, नाक की बाईं तरफ पिरोई हुई बारीक काम वाली सोने की नथ और पतले पतले होंठों पर फब रही महरून रंग की लिपस्टिक। राशिदा के मुंह से निकलने वाला एक भी शब्द इस दुकानदार के कानों में नहीं पड़ रहा था और राशिदा को यह बात खूब समझ में आ रही थी। भाईजान, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? काम हो जाएगा या नहीं? और हाँ, वो पैसे कितने लगेंगे, लगे हाथ वही बता दें। राशिदा ये कहती है तो थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए दुकानदार फटाक से खड़ा हो जाता है। अरे बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, हम आपका पूरा ऑर्डर बना देंगे। और हाँ, आप रेट की जरा भी फिक्र ना करें, हम आपको सबसे कम रेट में एकदम तसल्ली बख्श काम करके देंगे। शुक्रिया भाईजान। तो फिर ठीक है, कल मैं अपने शौहर के साथ आती हूँ, ऑर्डर फाइनल कर देंगे और आपको थोड़ा एडवांस भी दे देंगे। अपने एक हाथ में मोबाइल फोन लिए राशिदा इस दुकानदार से कहती है तो मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाने लगता है। अरे आपकी दुकान है बीबी, जब आपका मन करे तब आए। एक काम करें, ये लें, ये मेरा कार्ड रख लें। मेरा नाम जाहिद है और ये सबसे ऊपर वाला नंबर ये मेरा ही है। कुछ भी पूछना हो तो बिना किसी तकल्लुफ कभी भी कॉल कर लें। ये ले। जाहिद नामक इस दुकानदार का कार्ड पकड़ते हुए राशिदा उसे शुक्रिया बोलती है और फिर दुकान से बाहर की तरफ चलने लगती है और उसकी खूबसूरती से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो चुका जाहिद उसे मार्केट की भीड़ में गुम होने तक बिल्कुल चुपचाप देखता रहता है। अब DDLJ के शाहरुख खान की तरह जाहिद अपनी काजोल को दूर जाते हुए देख पीछे से पलट पलट तो जरूर बोल रहा था, लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी दुकान पर आई यह अत्यंत सुंदर महिला उसकी कोई कस्टमर नहीं बल्कि मां महाकाली का साक्षात अवतार थी, जो आज उसका वध करने यहां प्रकट हुई थी। अख्तर कॉलोनी में क्रेसेंट फर्नीचर चलाने वाले जाहिद को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि हर बीतते क्षण के साथ वो मौत के कितने ज्यादा करीब आता जा रहा था। एक गवर्नमेंट कर्मचारी की पत्नी बनकर यहाँ आई वो महिला जो अपना नाम राशिदा बता रही थी, असल में उसकी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई थी और सच बात तो ये थी कि शादी जैसे फजूल कामों के लिए उसके पास समय भी नहीं था। उसके पास समय नहीं था क्योंकि आजकल वो एक अत्यंत सीक्रेट मिशन के ऊपर काम कर रही थी, एक हाई स्टेक्स कोवर्ट मिशन जिसे आज से लगभग 1 साल पहले भारत की खुफिया एजेंसी R&AW द्वारा लॉन्च किया गया था। रोज सुबह 10 बजे तक बिना किसी नागा अपनी दुकान खोलना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, स्थानीय मस्जिद और मदरसे के कार्यक्रमों में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना
और कश्मीर और फिलिस्तीन में चल रहे पवित्र जिहाद के लिए दबा के चंदा इकट्ठा करना। इन्हीं कारणों के चलते अख्तर कॉलोनी के लोग अपने जाहिद भाई की कुछ ज्यादा ही इज्जत किया करते थे। इस बात से पूरी तरह अनजान के सुबह शाम अल्लाह अल्लाह करने वाले उनके जाहिद भाई के हाथ ना जाने कितने मासूम भारतीयों के खून से रंगे हुए हैं। चाहे वो जाहिद के बीवी बच्चे हों या उसके नौकर चाकर, उसके यार दोस्त हों या आस पड़ोस में रहने वाले जानकार, जाहिद के जीवन में रहने वाले ज्यादातर लोग इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि उनका ये जाहिद भाई भेड़ की खाल में छिपा हुआ एक भेड़िया है, मौलवी का भेष ओढ़ने वाला एक क्रूर आतंकी है। इब्राहिम जहूर मिस्त्री नाम का एक अत्यंत खूंखार आतंकी, जिसने आज से 22 साल पहले इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक किया था। चौबीस दिसंबर 1999 के दिन काठमांडू से नई दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हरकतुल मुजाहिदीन के 5 आतंकियों द्वारा हाईजैक कर लिया गया था। उस समय केवल 23 साल का रहा जहूर मिस्त्री भी इन हाईजैकर्स में से ही एक था, और ये मिस्त्री ही था जिसने प्लेन में सवार रुपिन कात्याल नामक एक युवा व्यापारी को चाकू से गोद कर अत्यंत बेरहमी के साथ मार दिया था। इस हाईजैक में शामिल 5 आतंकियों को ISI द्वारा अलग अलग रोल्स दिए गए थे, और जहूर मिस्त्री का रोल था इस प्लेन में सवार भारतीयों के मन में जितनी हो सके उतनी ज्यादा दहशत पैदा करना। IC-814 हाईजैक के 22 साल बाद जहूर से जाहिद बन चुका है पाकिस्तानी आज रुपिन कात्याल को पूरी तरह भुला चुका था, लेकिन भारत सरकार के एक अधिकारी ने उस हाईजैकिंग के दौरान हुई अपने नागरिक की निर्मम हत्या को एक क्षण के लिए भी नहीं भुलाया था। 2014 में भारत का 5वां NSA बनने के बाद से अजीत डोवल कुछ भी करके IC-814 और रुपिन कात्याल का बदला लेना चाहते थे। 1999 में रुपिन कात्याल के पार्थिव शरीर की अत्यंत बुरी दशा को उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था, और पिछले 2 दशकों के दौरान शायद कोई ही रात ऐसी बीती हो जब रुपिन की आवाज ने डोवल को उनके सपने में आकर परेशान न किया हो। पिछले 20 वर्षों से इस बोझ को ढो रहे अजीत डोवल की अंतरात्मा अब जवाब देने लगी थी। रुपिन कात्याल की 13वीं के 20 साल बाद अजीत डोवल द्वारा जहूर मिस्त्री को ऊपर भेजने का अंतिम निर्णय ले ही लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके ब्लैक वारंट पर अपने साइन भी कर देते हैं, और उनके ऐसा करते ही शुरू होता है RNDW का एक महादबंग मिशन, पाकिस्तान की धरती पर किया जाने वाला एक कोवर्ट ऑपरेशन जिसके केवल 2 ही उद्देश्य थे। पहला जहूर मिस्त्री को अल्लाह मियां के पास पहुंचाना, और दूसरा ISI की शरण में पलने वाले उसके जैसे बाकी आतंकियों के अंदर कूट कूट के विकराल दहशत पैदा करना। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में दिन दहाड़े किए जाने वाले इस अत्यंत खतरनाक बदला मिशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन महाकाल। चौबीस दिसंबर 2019 को मंगलवार का दिन था, और रोज की तरह आज की सुबह भी अजीत डोवल ठीक 5 बजे ही सोकर उठे थे। लेकिन रोज की तरह योगा और मेडिटेशन करने के बजाय आज वो अपने गार्डन में अकेले और बिल्कुल गुमसुम बैठे हुए थे। फ्लाइट नंबर IC-814 की हाईजैकिंग की आज 20वीं सालगिरह जो थी। 24 दिसंबर 1999 के दिन पाकिस्तान के 5 आतंकियों ने काठमांडू से दिल्ली के लिए निकली इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लिया था। इस फ्लाइट में कुल 190 लोग सफर कर रहे थे, जिनमें 179 यात्री और 11 क्रू मेंबर्स थे। 1995 आते आते काठमांडू ISI की गैरकानूनी गतिविधियों के लिए एक मेजर बेस बन चुका था। शायद यही कारण था कि इस हाईजैकिंग के लिए ISI ने नेपाल की धरती पर पूरे 2 महीनों तक प्लानिंग की थी। इन 2 महीनों के दौरान ISI द्वारा चुने गए 5 आतंकियों ने कई बार काठमांडू के दौरे किए, और इन 5 के नकली पासपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए ISI द्वारा इन्हें फर्जी
हिंदू आइडेंटिटीज दी गई थीं। आतंकियों को काठमांडू एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश दिलाने की जिम्मेदारी आईएसआई द्वारा पाकिस्तान के राष्ट्रीय दामाद दाऊद इब्राहिम को सौंपी गई थी और 13 दिसंबर 1999 के दिन आईएसआई ने 3 अलग अलग टूर एजेंसी से अपने इन 5 आतंकियों के लिए टिकट्स बुक करवाए थे। एचयूएम के हाईली ट्रेंड 5 आतंकी जिनके नाम थे इब्राहिम अख्तर, शाकिर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी और इब्राहिम जहूर मिस्त्री। भारत के एयर स्पेस में प्रवेश करते ही ये 5 आतंकी इस प्लेन को अपने कब्जे में ले लेते हैं और पहले अमृतसर, फिर लाहौर और दुबई में एक हॉल्ट देने के बाद 25 दिसंबर के दिन कांधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर जबरदस्ती लैंड करवा देते हैं। अब ये वो समय था जब अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्से पूरी तरह तालिबान के कंट्रोल में थे, इसीलिए इस प्लेन के लैंड करते ही दर्जनों तालिबानी फाइटर्स और 2 आईएसआई एजेंट्स इस प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इस तरह दिन दहाड़े पूरी दुनिया के सामने भारतीय नागरिकों से लदे एक प्लेन को आईएसआई बंधक बना लेती है। पूरे 1 हफ्ते तक चली अत्यंत गहन नेगोशिएशंस के बाद आखिरकार भारत सरकार को आतंकियों के सामने झुकना ही पड़ता है। उनकी सभी मांगे माननी पड़ती हैं और इसका परिणाम यह होता है कि तिहाड़ में बंद 3 हाई प्रोफाइल आतंकियों को ना चाहते हुए भी रिहा कर दिया जाता है। अपने 190 नागरिकों की जान बचाने के लिए छोड़े गए इन 3 आतंकी सरगनाओं के नाम थे अहमद उमर सईद शेख, अहमद जरगार और मसूद अजहर। चौबीस दिसंबर 2019 की सुबह अजीत डोभाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सुरक्षा कैबिनेट के साथ एक नियमित मीटिंग चल रही थी, जिसमें अजीत डोभाल भारत की सिक्योरिटी कैबिनेट को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों के ऊपर ब्रीफ कर रहे थे। लेकिन आज उनकी आवाज में वो जोशीलापन नहीं था। आज वो कुछ खोए खोए और उदास से लग रहे थे। पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत डोभाल को इतना उदास पहले कभी नहीं देखा था। भाई क्या बात है डोभाल साहब, सब ठीक तो है ना? तबीयत ठीक है आपकी? अजीत डोभाल की उदासी को तुरंत भांपते हुए प्रधानमंत्री मोदी ये पूछते हैं तो वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद अपनी जेब से एक कागज बाहर निकाल लेते हैं। सर ये चिट्ठी देख रहे हैं आप? ये मुझे आज से 10 साल पहले चंद्र मोहन कात्याल ने लिखी थी। अजीत डोभाल से नाम सुन प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ मौजूद दूसरे मंत्री थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। क्षमा कीजिएगा डोभाल साहब, लेकिन हैं कौन ये महाशय? प्रधानमंत्री मोदी ये पूछते हैं तो उनको सीधा जवाब देने के बजाय अजीत डोभाल उस चिट्ठी को पढ़ना शुरू कर देते हैं। आदरणीय अजीत डोभाल साहब नमस्कार। मेरे बेटे रुपिन की हत्या को आज 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके हत्यारे आज भी आराम से खुले घूम रहे हैं। जब भरे प्लेन में सबके सामने मेरे बेटे का गला रेता गया तब वो बस 25 साल का था और उसकी शादी को तो अभी बस 6 महीने हुए थे। डोभाल साहब आप खुद भी एक पिता हैं और अच्छे से जानते हैं कि एक बाप अपनी औलाद, अपने परिवार के लिए दुनिया का हर बोझ खुशी खुशी उठा सकता है, लेकिन मैंने तो अपने जवान बेटे की अर्थी का बोझ उठाया है। लेकिन एक बात जो मुझे उससे भी ज़्यादा परेशान करती है वो ये कि मेरे बेटे की मौत तो पूरी तरह व्यर्थ गई। उसके मरने के बाद भी हमने इतने बड़े 3 आतंकियों को रिहा जो कर दिया। पाकिस्तान में बैठे 3 आतंकी जो अब तक ना जाने इस देश के कितने जवान बेटों को लील चुके हैं। जैसे जैसे अजीत डोभाल इस चिट्ठी को आगे पढ़ते हैं वैसे वैसे इस कमरे में मौजूद लोगों की आंखें गीली होने लगती हैं। डोभाल साहब मेरे बेटे की मौत एक बहुत ही धीमी और दर्दनाक मौत थी। यदि लाहौर में पाकिस्तानियों ने उसे एक डॉक्टर उपलब्ध करा दिया होता तो शायद आज वो जिंदा होता, उसकी जवान पत्नी आज भी सुहागन होती और शायद आज मैं अपने पोते पोतियों के साथ खेल रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डोभाल साहब अंत में मैं आपसे बस इतना पूछना चाहूंगा कि मेरी जवान बहू के दोषियों को सजा आखिर कब मिलेगी? मेरे 25 साल के बेटे का गला रेतने वाले उस राक्षस जहूर मिस्त्री की सांसें आखिर कब तक चलती रहेंगी? मिस्टर डोभाल, यह प्रश्न एक नागरिक किसी आईपीएस ऑफिसर से नहीं
बल्कि एक भारतीय दूसरे भारतीय से और एक पिता दूसरे पिता से पूछ रहा है। इधर अजीत डोभाल इस 10 साल पुरानी चिट्ठी को पढ़ने के बाद वापस अपनी जेब में रखते हैं और उधर पीएमओ के इस कमरे में एक घोर सन्नाटा पसर जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखों से आंसुओं की धारा जो प्रवाहित हो रही थी। हम आपकी बात समझ रहे हैं डोभाल साहब, मन में जो भी चल रहा है खुलकर बताइए। अपने आप को थोड़ा संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं तो अजीत डोभाल अपनी कुर्सी से खड़े हो सबके सामने एक क्लासिफाइड फोल्डर रख देते हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान में एक्टिव RNAW के एजेंट्स पिछले कई सालों से मिस्त्री को ढूंढने में लगे हुए थे और अब जाकर कहीं अपने एक एसेट से हमें उसके ऊपर कुछ इंटेल मिली है। सर, हमें पता चला है कि वो अपना नाम बदलकर एक नई आइडेंटिटी के साथ कराची में कुछ बिजनेस कर रहा है और अगर ये इंटेल सही है तो फिर उसे ठिकाने लगाने का इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलने वाला। सर, आज नहीं तो कल ISI के काउंटर इंटेल विंग को इस बात की भनक लग ही जाएगी कि हम मिस्त्री को ट्रैक कर रहे हैं और ऐसा होते ही वो उसे फिर से एक नई पहचान देकर कहीं और रिलोकेट कर देंगे। अजीत डोभाल की ब्रीफिंग खत्म होते ही प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले एस जयशंकर की ओर देखने लगते हैं। हाँ तो जयशंकर साहब बताइए क्या करना है। भाई, कल को कुछ ऊंच नीच हुई तो आपको ही संभालना पड़ेगा, इसीलिए सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रश्न को सुन जयशंकर काफी देर तक अपने सामने पड़े उस फोल्डर को ही निहारते रहते हैं और फिर पानी के कुछ घूंट भरने के बाद प्रधानमंत्री से कहते हैं, सर, यहाँ मौजूद सभी माननीय जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ ब्लैक ऑप्स। मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि हमें अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग कर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज करना चाहिए, लेकिन बात जहां तक इस ज़हूर मिस्त्री की है तो मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, वैक द बास्टर्ड। वैक द बास्टर्ड। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कैबिनेट से हरी झंडी मिलते ही अजीत डोभाल और उस समय के RNAW चीफ सामंत गोयल, ये दोनों स्पाई मास्टर ज़हूर मिस्त्री को ऊपर पहुंचाने के लिए अपने ऑपरेशन की प्लानिंग में लग जाते हैं। पाकिस्तान की धरती पर किया जाने वाला एक ब्लैक ऑपरेशन, एक अनऑफिशियल हिट जिसे लीड करने का जिम्मा RNAW के एक ऐसे सीनियर ऑफिसर को सौंपा जाता है जो पिछले 22 सालों से, पूरे 22 सालों से दिन रात सोते जागते उठते बैठते पाकिस्तान ISI और काउंटर टेररिज्म के ऊपर काम कर रहा था। इस 51 वर्षीय सीनियर ऑफिसर का कोड नेम था भानु त्यागी। खुद अजीत डोभाल द्वारा ट्रेन किए गए IPS ऑफिसर को अब सबसे पहले कराची से मिली उस इंटेलिजेंस को कंफर्म करना था। कराची में एक्टिव अपने एसेट से RNAW को सिर्फ इतना ही पता चल पाया था कि ज़हूर मिस्त्री एक व्यापारी का भेष धारण करके कराची में कहीं रह रहा है, लेकिन उसका नाम क्या है, वो कहाँ रह रहा है, क्या बिजनेस कर रहा है, उसके परिवार में कौन कौन है और सबसे जरूरी बात, क्या अभी भी ISI ने उसे अपनी प्रोटेक्शन में रखा हुआ है या नहीं। ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनके ऊपर RNAW के पास अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। रावलपिंडी के मशहूर मोती महल थिएटर में आज की शाम पंजाबी मुजरे का एक स्पेशल शो चल रहा था। थिएटर के बाहर मर्दों की एक लंबी लाइन लगी हुई थी जबकि अंदर कब का हाउसफुल हो चुका था। खचाखच भरे इस थिएटर में आगे से तीसरी रो में बैठा एक आदमी भी बाकी लोगों की तरह सीटियां मारते हुए स्टेज की तरफ दनादन 100 के नोट उड़ा रहा था कि तभी उसके पीछे वाली सीट पर बैठा एक आदमी अचानक उसके कंधे पर अपना हाथ रख देता है। और भाई वलीद पाइन की हाल चाल ने तोड़े। ये आवाज सुन जैसे ही आदमी अपना सर पीछे की तरफ घुमाता है तो उसके सामने एक 6 फुट का लंबा चौड़ा आदमी बैठा होता है। वधिया पाइन, पर तुसी कौन? मैं पहचाना नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ। पाइन में सलीम, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ है ना नाजिया बीबी, बस ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ कुछ गल करनी सी। तुसी पिछले महीने बीबी ਨੂੰ केपी के हॉस्पिटल लेके गए सी हैं? हुण कैसी तबीयत है बीबी दी? खुद को सलीम बता रहा है आदमी। जैसे ही ये बोलता है तो वलीद नामक उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो मुजरा कर रही गोरी गोरी लड़कियों को भूल तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो अत्यंत फुर्ती के साथ थिएटर से बाहर भागने लगता है और जैसे ही थिएटर की पार्किंग में पहुंच अपनी गाड़ी के पास जाता है तो एक और भी ज्यादा लंबा चौड़ा आदमी उसका रास्ता रोक देता है। अबे रुक, बहरा है क्या बहन? सलीम भाई ने बोला ना कुछ बात करनी है, चल खड़ा हो चुपचाप।
इस चट्टान रूपी पहलवान को अपने सामने यूं गुस्सा करते देख जनवरी के इस ठंडे महीने में भी वलीद के पसीने छूटने लगते हैं। तुसी कौन हो पाइन? अल्लाह दा वास्ता है तुहानू चांदे की हो मेरे नाल? अभी वलीद उस आदमी से पूछ ही रहा होता है कि इतने में सलीम भी थिएटर से बाहर आ जाता है। ओ यार की वलीद पाइन ना वधिया मुजरा चल रहा सी यार, ना खुद देखा ना मैनू देखने दिया। अरे भाई इमरान देख क्या रहे हो? भाई वलीद भाई नू गाड़ी के अंदर डालो। बहुत ही सामान्य और ठंडे भाव के साथ जैसे ही सलीम ये कहता है तो इमरान नामक उसका साथी वलीद की गुद्दी पकड़ उसे गाड़ी के अंदर धकेल देता है। बचाओ बचाओ, कोई है मैनू। वो चुप कर जा भैन, नहीं तो एक झटके में तेरी गर्दन तोड़ देनी है मैंने। वलीद के मुंह पर 2-4 तमाचे और पेट में घूंसे जड़ने के बाद इमरान ये कहता है तो सलीम उसे बीच में ही टोक देता है। वो की करदा पिया यार इमरान? वो अपने वलीद पाई ना GHQ विच काम कर देने भैन GHQ विच, थोड़ा तो एहतराम करे यार। कुछ मिनट बाद जब दर्द के मारे तड़प रहे वलीद की सांस वापस आती है तो वो किसी लाचार बच्चे की तरह रोना शुरू कर देता है। तुसी कौन हो पाइन और की चाहते हो? तो तुहानू पैसे चाहिए थे मैं देना, और तुसी दसो तो सही किन्ने पैसे चाहिए ने तुहानू? जैसे ही वलीद ये कहता है तो सलीम एक बार फिर इमरान की तरफ हल्का सा इशारा कर देता है और उसके ऐसा करते ही इमरान वलीद के पेट में 2-4 घूंसे और टिका देता है। सुनो मादरचोद वलीद। ओ नहीं सॉरी, तू मादरचोद नहीं है, तू तो पैंट चोद है, पैंट चोद है ना? तू अपनी 19 साल की सगी लंगड़ी बहन के साथ रात को जो करता है ना जबरदस्ती, हमें सब कुछ पता है हरामजादे। पिछले महीने की 8 तारीख को उस बेचारी को तू फाटा के अस्पताल लेकर गया था ना? ये कहते हुए सलीम अपने मोबाइल में वलीद को उस हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स दिखाने लगता है। हमें तेरे बारे में सब कुछ पता है वलीद, सब कुछ। तेरी बहन का नाम नाजिया है, बेचारी को बचपन में पोलियो हो गया था, दोनों टांगे खराब हैं, ठीक से चल नहीं सकती, मजबूर है बेचारी, मजबूर। और तू कुत्ते का बच्चा उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठाता है, जब मन करे उसके साथ जबरदस्ती करता है तू हरामखोर। और तेरी इसी जबरदस्ती के चलते जब वो बेचारी पेट से हो गई तो तू मादर उसे यहाँ से बहुत दूर फाटा लेकर गया। तुझे लगा कि किसी को क्या पता चलेगा, लेकिन हमने तो पता लगा लिया मादर वलीद, हमने पता लगा लिया पता हमने लगा लिया मादर, हमने पता लगा लिया। 2-4 थप्पड़ों के साथ जैसे ही सलीम की बात खत्म होती है तो इमरान वलीद के बाएं हाथ की कलाई को पूरी तरह मरोड़ देता है। या अल्लाह मर गया, बचाओ दर्द के मारे तड़प रहा वलीद फिर से शोर मचाने का प्रयास करता है तो पीछे वाली सीट पर उसके साथ बैठा इमरान अपने विशालकाय हाथों से उसका मुंह बंद कर देता है। अगर फिर से बचाओ बचाओ चिल्लाए ना बहन तो सुबह तेरी बॉडी इसी गाड़ी में सड़ती हुई मिलेगी, समझा? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो एक बार अपना सर हमें हिला। सलीम से सुन जैसे ही वलीद अपना सर हमें हिलाता है तो वो उसे पानी की एक बोतल पकड़ा देते हैं। ले थोड़ा पानी पी और मेरी बात ध्यान से सुन। अब हम तेरी आंखों पर पट्टी बांधेंगे और तुझे कहीं लेकर जाएंगे, और अगर रास्ते में तूने जरा सी भी होशियारी दिखाई। ये कहते हुए सलीम अपनी शर्ट ऊपर उठा देता है, उसकी शर्ट जिसके नीचे एक फुली लोडेड डेजर्ट ईगल लगी हुई थी। वलीद को अच्छे समझाने के बाद इमरान उसकी आंखों पर एक काले रंग की पट्टी बांध देता है और उसकी टूटी हुई कलाई को पकड़ चारों तरफ नजरें बनाए रखता है, जबकि सलीम उसकी क्रीम सुजुकी कल्टस को ड्राइव करने लगता है। कोई 2 घंटे ड्राइव करने के बाद सलीम और इमरान तक्षशिला के एक गांव गढ़ी अफगानन पहुंच जाते हैं और गांव की गलियों में कोई 2-3 चक्कर लगाने के बाद अचानक गाड़ी को एक 2 मंजिला घर के बाहर रोक देते हैं। चल आराम से नीचे उतर और चुपचाप बिना कोई आवाज के चलता रहे। सलीम के बोलते ही इमरान वलीद के बाल पकड़ उसे गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे इस घर के बेसमेंट में ले जाने के बाद उसके दोनों हाथ पीछे बांध एक कुर्सी पर बिठा देता है। इसके कोई आधे घंटे बाद जब वलीद की आंखों से पट्टी खुलती है तो उसके सामने वाली कुर्सी पर सलीम बैठा होता है, जबकि इमरान उसके ठीक पीछे ही खड़ा रहता है। देख भाई वलीद, वैसे तो 1 नंबर का जलील और मादर टाइप का आदमी है कि नहीं है भाई? हाँ भाई इमरान, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? अब तू ही मुझे बता वलीद, एक ऐसा आदमी जो अपने से 17 साल छोटी सगी बहन के साथ गलत काम करे, उसका क्या हश्र होना चाहिए? भाई तू तो 5 वक्त का नमाजी है, कुरान हाफिज है, पैंट तो बता कुरान में इसके लिए क्या सजा दी गई है? बता बहन। वलीद के मुंह पर तमाचा मारते हुए सलीम ये पूछता है तो वो फिर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन विशेष रूप से बनाए गए साउंड प्रूफ बेसमेंट से उसकी आवाज जरा सी भी बाहर नहीं जा पाती। अबे चुप कर और घबरा मत,
अभी तेरी मौत का टाइम नहीं आया है, अभी तो तू हमें जिंदा चाहिए। तो GHQ में सीनियर अकाउंटेंट का काम करता है ना? वलीद के आईडी कार्ड को उसके सामने रखते हुए सलीम ये पूछता है तो वो फटाक से उत्तर देता है, हाँ जी पाइन, हाँ मैं चकलाला थी काम करता। तो मेरी बात ध्यान से सुन, हमें तुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर वो इन्फॉर्मेशन तू हमें ला कर दे देगा तो तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ना तू हमें कभी देखेगा और हमें तो तेरी ये सूअर वर्ग की शक्ल देखने का वैसे भी कोई शौक नहीं है भाई। सलीम की ऑफर सुन बहुत ज्यादा डरा हुआ वलीद थोड़ी सी हिम्मत दिखा किसी तरह उससे पूछ ही लेता है की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पाइन, मैं ते छोटा सा क्लर्क हैगा होते और कुछ भी नहीं। अबे घबरा मत और बात पूरी सुन। हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तू ही ला कर दे सकता है। अपनी ये बात कहते हुए सलीम अचानक ही बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। IC-814 की हाईजैकिंग याद है जिसमें भारत ने मसूद अजहर को छोड़ा था? अबे याद है या भूल गया मादरचोद? जी याद है पाइन, याद है, पर मैं तो उस टाइम 15 साल का बच्चा सीगा। हाँ पता है, और बचपन में भी तो कितना बड़ा आरामी था ना, हमें वो भी पता है। इंडियन एयरलाइंस की उस हाईजैकिंग में हरकतुल मुजाहिदीन का जहूर मिस्त्री भी शामिल था। आजकल वो एक नई पहचान के साथ कराची में कहीं रह रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। उसकी सारी डिटेल्स चाहिए हमें, सारी डिटेल्स। उसका नया नाम, उसके मकान और दुकान दोनों का पूरा एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन तू हमें ला कर देगा। कोई चॉइस नहीं है तेरे पास, KBC नहीं चल रहा है यहाँ पे हरामखोर। ये कहते हुए सलीम एक बार फिर अपना फ़ोन निकाल वलीद के सामने रख देता है। हाँ भाई इमरान, क्या बोलते हो? इसके बीवी बच्चों को ये सारी डिटेल्स व्हाट्सएप कर दूं या रहने दूं? हाँ भेज दो भाईजान, और इसके बाप भाई और वो भाभियों को भी फॉरवर्ड कर देना। वलीद की गुद्दी को मरोड़ते हुए इमरान ये कहता है तो वो कुर्सी पर बैठे बैठे ही पेशाब करने लगता है। लो, इसका तो अभी से मुंह निकल गया भाई इमरान। अपनी पैंट से यूं पेशाब बहते देख वलीद अपना मुंह नीचे कर बच्चों की तरह सुबकने लगता है। वो क्या हुआ वलीद पाइन, शर्म आ रही है? हैं? शर्म आ रही है? अबे ये सोच, जब पूरी दुनिया को पता चलेगा कि तू अपनी लंगड़ी बहन के साथ सालों से क्या करता आ रहा है तब क्या होगा। साले दुनिया को तो छोड़, अपने सगे बीवी बच्चे भी तेरे मुंह पर थूकेंगे। जैसे ही सलीम ये कहता है तो वलीद अपना मुंह ऊपर उठा उसके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। नहीं पाइन, नहीं, तुसी इंज नहीं कर सकते। मेरे अम्मी अब्बू ते जीते जी मर जाएंगे पाइन, सब कुछ खत्म हो जाएगा पाइन। और मेरे बच्चे, उन बेचारों ने तो कोई गुनाह नहीं किया पाइन। नहीं तुसी ऐसा नहीं कर सकते पाइन। वलीद के कहते ही सलीम उसके मुंह पर एक और जोर का थप्पड़ जड़ देता है। किया है उन्होंने गुनाह, मादर किया है, और उनका गुनाह यह है कि उनकी रगों में तेरा गंदा खून दौड़ रहा है। और हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं वो तो तू सोच भी नहीं सकता वलीद। साले हम कुछ भी कर सकते हैं। वलीद समझ जाता है कि रोने धोने गिड़गिड़ाने वाले उसके पैंतरे किसी काम नहीं आने वाले। एक आदमी को नई पहचान देकर नया बिजनेस शुरू करवाना, इसके लिए पैसा लगता है वलीद, पैसा। अगर तू GHQ के रिकॉर्ड्स में थोड़ा ध्यान से ढूंढेगा तो तुझे मिस्त्री के एक्सपेंसेस की फाइल जरूर मिल जाएगी, समझा? सलीम की बात खत्म होते ही वलीद दोबारा से फूट फूट कर रोने लगता है। फिर अचानक ही चुप हो जाता है और फिर अपने आंसू पहुंचते हुए उससे कहता है, अपना काम निकालन लई एक लंगड़ी बच्ची का सहारा लेंदे पयो भैन चो है। यही सिखाया तुहाडी उस राने तुहानू। धीरे धीरे इन दोनों पार्टियों के सारे पत्ते खुलने लगे थे। इधर वलीद RNDW का नाम लेता है और उधर सलीम लाइटर से अपनी सिगरेट जलाते हुए एक लंबा सा कश भरता है और फिर इस जलती हुई सिगरेट को वलीद के मुंह पर फेंकते हुए उससे कहता है, अबे रा नहीं मादर RNDW, R&AW। और RNDW ने हमें तेरे जैसे पाकिस्तानियों से अपने मुल्क की हिफाजत करना सिखाया है। और बात जब हमारे मुल्क की आती है ना वलीद, तब हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। सलीम और इमरान के सामने वलीद की होशियारी किसी काम नहीं आती और आखिरकार उसे उनकी सभी बातें माननी ही पड़ती हैं। ये ले, इस फ़ोन को हमेशा अपने पास रखना और दूसरी घंटी बजने से पहले पहले उठा लेना। मैं ठीक 1 हफ्ते बाद तुझे कॉल करूंगा वलीद। और इस दौरान बस इतना याद रखना कि तेरे बच्चे कौन से स्कूल जाते हैं, किस रूट से जाते हैं, कौन उन्हें छोड़ने जाता है, कौन लेने जाता है। तेरी ज़िंदगी से जुड़ी हर चीज़ के ऊपर हमारी 24/7 नज़र है। हम यहाँ बैठे बैठे तेरी ज़िंदगी का लाइव बिग बॉस देख रहे हैं हरामखोर।
इसलिए कोई भी होशियारी करने से पहले 100 बार सोच लियो। इमरान, फेंका उस कुत्ते को वहीं। सलीम से आदेश मिलते ही इमरान वलीद को ले दोबारा मोती महल के लिए निकल जाता है और सलीम खुद ग्राउंड फ्लोर पर बने एक कमरे में चला जाता है। कमरे में रखी एक बड़ी सी अलमारी खोलता है और अलमारी के अंदर लगी इलेक्ट्रॉनिक सेफ से एक सैटेलाइट फोन निकाल अपनी उंगलियों से एक नंबर डायल करने लगता है। हाँ हेलो, भानु बोल रहा हूँ। खुद को सलीम और इमरान बताने वाले दोनों पहलवान वास्तव में ऑफिसर भानु द्वारा चुने गए RNDW के एजेंट्स थे और सलीम और इमरान इस ऑपरेशन के लिए दिए गए उनके कोड नेम्स। छत्तीस वर्षीय एजेंट सलीम का जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक पुजारी परिवार के यहाँ हुआ था। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में BSc करने के कोई 4 साल बाद ही उन्हें ऑफिसर भानु द्वारा रिक्रूट कर लिया गया था और लगभग 1 साल चली ट्रेनिंग के बाद उन्हें एक कवर आइडेंटिटी दे कनाडा भेज दिया गया था, जहां उन्होंने ISI और खालिस्तानियों के लिए काम करने वाले कई बड़े एसेट्स को सफलतापूर्वक अपना जासूस बनाया था। कनाडा में पूरे 2 साल बिताने के बाद एजेंट सलीम को मिडिल ईस्ट के रास्ते पाकिस्तान भेज दिया गया था और अब पिछले 8 वर्षों से वो अलग अलग भेष धारण कर रावलपिंडी से ऑपरेट कर रहे थे। पाकिस्तान आने के लगभग 2 साल बाद एजेंट सलीम ने इमरान को अपना सबसे पहला होम ग्रोन एसेट बनाया था। 37 साल के इमरान का जन्म लाहौर के पास एक गांव में एक हिंदू परिवार में हुआ था और 2017 के अंत में जब एजेंट सलीम उससे पहली बार मिले तब वो बेचारा अंदर तक पूरी तरह टूट चुका था। अपने परिवार की कई बच्चियों और मर्दों को स्थानीय मुसलमानों के हाथों खोने के बाद इमरान के अंदर जीने की इच्छा मानो दम तोड़ चुकी थी और अपनी इसी बेबसी और लाचारी के चलते आजकल वो अपना जीवन खत्म करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो कोई उल्टा सीधा कदम उठा पाता, एजेंट सलीम उसके जीवन में रोशनी की एक नई किरण बनकर आ गए थे। उन्होंने इमरान को जीने का एक नया उद्देश्य तो दिया ही था, लेकिन साथ ही उसकी बूढ़ी माँ और 10 साल छोटे भाई का आर्थिक बंदोबस्त भी करा दिया था। RNDW ने आज से ठीक 6 महीने पहले इन दोनों के नए पासपोर्ट्स बनवाकर इन्हें दुबई में सेटल करवा दिया था। चार फरवरी 2020 की दोपहर वलीद GHQ के अपने ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था कि तभी उसकी जेब में रखा वो फोन बजने लगता है। फोन जिसकी 1 घंटी बजते ही वलीद के कानों में एजेंट सलीम के चेतावनी भरे शब्द गूंज उठते हैं। मैं ठीक 1 हफ्ते बाद तुझे कॉल करूंगा वलीद, और इस दौरान बस इतना याद रखना कि तेरे बच्चे कौन से स्कूल जाते हैं, किस रूट से जाते हैं, कौन उन्हें छोड़ने जाता है, कौन लेने जाता है। तेरी जिंदगी से जुड़ी हर चीज के ऊपर हमारी 24/7 नजर है। इससे पहले के फोन की 3री घंटी पूरी हो पाती वलीद तुरंत कॉल उठा लेता है। हाँ जी हेलो। और भाई वलीद भाई ने पहचाना? अरे तोड़े मोदीउल्ला मामू दा बेटा सलीम। हाँ सलीम भाई पहचान लेता। और दसो तोड़े की हाल चाल ने? वलीद की आवाज में घबराहट और डर दोनों ही बिल्कुल साफ सुनाई दे रहे थे। अच्छा वलीद भाई ने गैस करो मैं कितने ओ तोड़ी रावलपिंडी विच। अच्छा आप तो अपने दफ्तर से वही 6 बजे के आसपास निकलोगे ना? हाँ जी सलीम भाई 6 बजे निकलांगा। 6 बजे तो वे ठीक है वलीद भाई, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 6 बजे ही कॉल करांगा। शाम के ठीक 6 बजे जैसे ही वलीद GHQ से बाहर निकलता है तो उसका वो फोन दोबारा बजने लगता है। इस बार एजेंट सलीम उसे नूरी वाटरफॉल के पास एक जगह पर आने को कहते हैं जो यहाँ से कोई 2 घंटे की दूरी पर थी। रात के लगभग 8:15 बजे तक वलीद की गाड़ी नूरी वाटरफॉल के पास पहुंच जाती है और इसके कोई 5 मिनट बाद एक बार फिर उसका फोन बज उठता है। हाँ भाई वलीद भाई पहुंच गए झरने के पास, देख लिया व्यू। अब एक काम करो फटाफट जबरी ब्रिज के पास आ जाओ, मैं लोकेशन सेंड करता हूँ। रात के ठीक 9 बजे वलीद जबरी ब्रिज के पास उस लोकेशन पर पहुंच तो जाता है, लेकिन अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकलता और गाड़ी में बैठे जब उसे कोई 20 मिनट बीत जाते हैं तब जाकर कहीं एजेंट सलीम उसे दोबारा कॉल करते हैं। हाँ वलीद भाई गाड़ी दिख रही है तुम्हारी। अब एक काम करो गाड़ी से नीचे उतरो और पीछे मुड़ के बिल्कुल सीधा चलते रहो, बिल्कुल सीधा। एजेंट सलीम से निर्देश मिलता ही वलीद अपना ऑफिस बैग लिए गाड़ी से नीचे उतरता है और इस बैग को अपनी छाती से चिपकाए बिल्कुल चुपचाप सीधा चलता रहता है।
डर के मारे थर थर कांप रहे वलीद को सीधा चलते 15 मिनट हो गए थे, लेकिन अभी भी उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसके मन में अलग अलग प्रकार के भयावह विचार एक ज्वालामुखी की तरह उफान मार रहे थे कि तभी उसे अपने कानों में एक आवाज सुनाई देती है। ओ नाजिया बीबी देखिए वलीद भाई ना। यह आवाज सुनते ही वलीद दाएं बाएं देखने लगता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता और तभी अपने हाथों में एक छोटी सी टॉर्च लिए एक आकृति सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगती है। हाँ तो मिस्टर पैंचोद वलीद, काम हो गया हमारा। ये कहते हुए एजेंट सलीम अपनी टॉर्च ऑफ करते हैं और वलीद की प्लास्टर से बंधी हुई कलाई की तरफ देखते हुए दोबारा उससे पूछते हैं, भाई की देखदा पे है, काम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी पाइन हो गया ਤੁਹਾਡਾ काम। लो। ये कहते हुए वलीद अपने बैग की जेब से एक पेन ड्राइव निकाल एजेंट सलीम को पकड़ा देता है। बहुत पहुंची हुई चीज है तू पैंचो वलीद, हैं? सारी इंफॉर्मेशन तो है ना इसमें? हाँ जी पाइन, ਤੁਹਾਨੂੰ जो कुछ भी चाहिए सी सब कुछ है इस पेन ड्राइव दे विच। अल्लाह कसम पाइन। चुप कर, पैंचो बड़ा आया अल्लाह कसम वाला। चल अपना लैपटॉप निकाल। अबे सोच क्या रहा है, लैपटॉप निकालना। एजेंट सलीम जोर से कहते हैं तो अपने कांपते हुए हाथों से वलीद अपना लैपटॉप बाहर निकाल लेता है। एजेंट सलीम फटाफट उस पेन ड्राइव को उसके लैपटॉप में लगा उसके कंटेंट्स चेक करने लगते हैं और कोई 10 मिनट बाद जब उन्हें पूरी तसल्ली हो जाती है तब वो वलीद को उसका लैपटॉप वापस देते हुए उससे कहते हैं, चल ये काम तो पूरा हुआ, लेकिन तुझे अभी हमारा एक और काम करना है। एजेंट सलीम के कहते ही वलीद फिर से रोना शुरू कर देता है। नहीं पाइन, तुसी एक ही कहंदे पए हो, तुसी मैनू कहा सी कि एक ही काम करना है, मैं कर देता। हुण मैनू माफ करो जी, जान दो मैनू, अल्लाह दा वास्ता है तुहानू पाइन। और वैसे भी अगर किसी को जीएचक्यू में पता चल गया ना पाइन इस बारी, तो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाले। अबे मुंह बंद कर अपना। साले पिछली बार भी समझाया था ना, जब मैं बात कर रहा हूं तो बीच में नहीं बोलना, समझाया था ना। एजेंट सलीम के चिल्लाते ही वलीद बिल्कुल खामोश हो जाता है। अब एक बहुत छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा, घबरा मत, तू आराम से कर लेगा, ठीक है? ठीक है पाइन, पर काम किया होते दसो। वलीद ये पूछता है तो एजेंट सलीम अपनी जेब से अपना डनहिल का पैकेट और एक लाइटर निकाल लेते हैं। पैकेट से एक सिगरेट निकाल बड़े ही आराम से उसे जलाते हैं और फिर वलीद के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उससे बड़े ही प्यार से कहते हैं, ओ वलीद भाई यार टेंशन ना लो, इत्थे आओ। तुम्हारा अगला काम यह है कि अब तुम्हें अल्लाह मियाँ के पास जाना है। इधर एजेंट सलीम ये कहते हैं और उधर अपने हाथों में साइलेंसर लगी 9mm बरेटा लिए इमरान ठीक वलीद के पीछे प्रकट होता है। उसके ऊपर एक नजर पड़ते ही एजेंट सलीम साइड में हो जाते हैं और इससे पहले कि वलीद को समझ पाता है इमरान उसकी खोपड़ी के पिछले हिस्से में एक के बाद एक 2 गोलियां उतार देता है। इमरान अभी से फटाफट गाड़ी में डालो, अभी वो गड्ढा खोदने के लिए कोई ठीक सा स्पॉट भी देखना है। एजेंट सलीम के कहते हैं इमरान वलीद का वॉलेट, आईडी कार्ड, फोन, सोने की चेन, अंगूठी, घड़ी सब कुछ उसके लैपटॉप बैग में डाल देता है, जिसके बाद उसकी बॉडी और गाड़ी दोनों को ही जबरी ब्रिज से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है और यहाँ पर एक 10 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद वलीद को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। बहुत बड़ी गलती हो गई यार इमरान। बुरी तरह हाँफ रहे एजेंट सलीम से सुन इमरान थोड़ा सा घबरा जाता है। क्या हो गया भाईजान, किसी ने देख लिया क्या? ओ नहीं यार, ये गड्ढा बहन चो इसी आरामी से खुदवाना चाहिए था। हालत खराब हो गई यार इमरान, लगता है सिगरेट छोड़नी पड़ेगी अब। लो कर लो बात, मैं तो आपसे कब से कह रहा हूँ सिगरेट छोड़ने के लिए, लेकिन आप सुनते ही कहाँ हो। हाँ ठीक है बाबा रामदेव, चलो अब निकलो और ये वलीद की गाड़ी को पीओके भिजवा दो। ये साले ISI वाले चकलाला और पीओके के बीच ही चक्का लगाते लगाते पागल हो जाएंगे। चलो निकलो और काम होते मैंने मिस कॉल मार देंगे। GHQ में काम करने वाले सीनियर अकाउंटेंट वलीद को ठिकाने लगाने के बाद एजेंट इमरान उसकी गाड़ी को ले यहाँ से गायब हो जाते हैं। एजेंट सलीम भी थोड़ी दूरी पर खड़ी अपनी होंडा मोटरसाइकिल पर बैठ रावलपिंडी के लिए निकल पड़ते हैं और कोई 1.5 घंटे ड्राइव करने के बाद एक बहुत ही आम से दिखने वाले घर के बाहर जाकर रुक जाते हैं। बाइक से नीचे उतर घर के बाहर लगे छोटे से लोहे के गेट को खोलते हैं और अपनी बाइक को अंदर लगाने के बाद बिल्कुल दबे पांव किसी चोर की तरह अंदर घुस जाते हैं।
3 छोटे छोटे कमरों वाले इस घर के अंदर घुसने के बाद वो सीधा रसोई की तरफ चलने लगते हैं और कुछ सेकंड बाद जैसे ही रसोई की लाइट ऑन करते हैं तो घर के बेडरूम से उन्हें एक महिला की आवाज सुनाई देती है। अरे खाना अभी फ्रिज में रखा है, सालन रोज बाहर खराब हो जाता है, रुको मैं आ रही हूँ। इसके बाद एजेंट सलीम फ्रिज के अंदर खाना ढूंढने में लग जाते हैं और तभी बेडरूम के अंदर से एक सादा सा सलवार सूट पहने एक अत्यंत सुंदर महिला बाहर निकल आती है। ना कोई आने का टाइम ना जाने का, जिंदगी अजीरन करके रख दी है मेरी। सुबह 5 बजे तो मैंने उठना पड़ना है ना, आपका क्या। अपनी रसोई में खड़ी इस महिला को यूं गुस्सा करते देख एजेंट सलीम उसका हाथ पकड़ उसे कस के अपने गले लगा लेते हैं। अरे इधर तो आओ भाई, जब तुम गुस्सा करती हो ना तो बिल्कुल जया प्रदा जैसी लगती हो। दिलिए लगदा मेरा नहीं किथे हो, दिलिए लगदा मेरा नहीं किथे हो, के तेरे बाजू कोई भी नहीं, के तेरे बाजू कोई भी नहीं। हाँ मैं तो जया प्रदा ही लगती हूँ, लेकिन तुम इस टाइम जितेंद्र नहीं पूरे शक्ति कपूर लग रहे हो। हालत देखो अपनी, मिट्टी में लेट के आए हो क्या। कम से कम गुसल खाने में जाके नहा तो लो, कितनी बदबू आ रही है। एजेंट सलीम को नहाने के लिए बोलते हुए महिला जैसे ही उन्हें खुद से दूर हटाती है वो फिर से उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। अरे इधर तो आओ, बच्चों के उठने में तो अभी बहुत टाइम है और मुझे वो ना दूसरी वाली भूख भी बहुत जोर से लग रही है। नहीं बाबा बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। तुम तो आराम से दोपहर तक सो लोगे, मेरे पास तो 2-3 घंटे ही है ना नींद पूरी करने के लिए। खाना खाओ और चुपचाप सोने आ जाओ। चल दिया मैं फिर तेरी ओर, चल दिया मैं फिर तेरी ओर, के तेरे बाजू कोई भी नहीं, के तेरे बाजू कोई भी नहीं। दिलिए किसी पत्नी की तरह एजेंट सलीम को नखरे दिखा रही है महिला वास्तव में उनकी पत्नी ही थी। उनकी पत्नी जुबैदा, जिसके साथ उन्हें 2 बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे भी थे। ओमान से पाकिस्तान आने के बाद एजेंट सलीम ने अपना पहला साल केपीके के मर्दान में गुजारा था और इस पूरे साल के दौरान उन्हें स्लीपर मोड में रखा गया था, यानी कि इस दौरान नई दिल्ली ने उन्हें कोई ऑपरेशनल या मिशन ब्रीफ नहीं दिया था। अब जब से एजेंट सलीम ने अपना होश संभाला तब से वो एक काम तो जरूर करना चाहते थे और वो था बिल्कुल फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना। मर्दान में उनके पास कुछ करने को भी नहीं था और इसीलिए वो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं और इन्हीं क्लासेस में एक दिन उनकी नजर एक पश्तून लड़की के ऊपर पड़ती है। सर से पैर तक बुरके में ढकी इस लड़की का नाम था जुबैदा लोधी। जुबैदा के साथ हुई अपनी पहली मुलाकात के केवल 3 महीने बाद ही हमारे एजेंट सलीम उसके घर उसका हाथ मांगने जा पहुंचते हैं और अपने सामने एक अच्छी खासी कदकाठी और कमाई वाले फॉरेन रिटर्न लड़के को खड़ा देख जुबैदा के पिता भी इस रिश्ते के लिए तुरंत हाँ कर देते हैं, जिसके बाद इन दोनों की चटमंगनी और पट ब्याह करा दिया जाता है। अब इधर एजेंट सलीम अपना सर मुंडवाते हैं और उधर आसमान से ओले बरसने लगते हैं। शादी के केवल 15 दिन बाद ही नई दिल्ली के आदेश पर उन्हें रावलपिंडी आना पड़ जाता है। इसके 2 महीने बाद जिद करके जुबैदा भी उनके पास रहने रावलपिंडी आ जाती है और इसके केवल 2.5 साल के भीतर ये युवा पति पत्नी 2 बच्चों के माँ बाप भी बन जाते हैं। पाकिस्तान में पूरे 8 साल अंडर कवर रहने के बाद एजेंट सलीम भी पूरी तरह पाकिस्तानी बन चुके थे। उनके आस पड़ोस में रहने वाले दूसरे लोगों को तो छोड़िए, उनकी खुद की पत्नी जुबैदा को भी इस बात की कोई भनक नहीं थी कि उसका पति किसी मेटल फैक्ट्री में काम करने वाला कोई सुपरवाइजर नहीं बल्कि R&AW के लिए ऑपरेट करने वाला एक भारतीय जासूस है। वैसे तो अपनी ट्रेनिंग के दौरान एजेंट सलीम को बार बार ये निर्देश दिया गया था कि जब तक मिशन की जरूरत ना हो तब तक ना ही उन्हें प्यार करना है और ना ही शादी। लेकिन आज से कोई 30 साल पहले सोनू निगम ने गाया था ना, आशिक है ये चोर नहीं है मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं। पाकिस्तान आने के बाद एजेंट सलीम को जुबैदा से प्यार हो गया था। दोनों ने शादी कर ली थी और इस शादी से उनके 5 और 4 साल के 2 बच्चे भी थे और इतनी बड़ी ये बात उन्होंने आज तक नई दिल्ली को नहीं बताई थी। आशिक है ये चोर नहीं है मैं
एजेंट सलीम जानते थे कि यदि उन्होंने बात ऑफिसर भानु को बता दी तो शायद उन्हें फील्ड से वापस बुला लिया जाएगा, और इसी डर के चलते वो आज तक उन्हें सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। देखते ही देखते उनकी शादी को पूरे 6 साल बीत गए और इस दौरान उन्होंने कई बार ऑफिसर भानु को बताने की कोशिश तो की, लेकिन कभी बता नहीं पाए। मुझको भी कर डाला दीवाना। वलीद से वो पेन ड्राइव मिलने के लगभग 1 हफ्ते बाद RNDW चीफ सामंत गोयल और ऑफिसर भानु को साउथ ब्लॉक बुला लिया जाता है। आज के इस दिन उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की सिक्योरिटी कैबिनेट को जहूर मिस्त्री के ऊपर डिटेल्ड ब्रीफिंग देनी थी। सुबह के लगभग 10:30 बज रहे थे और सामंत गोयल और ऑफिसर भानु के अलावा अजीत दोवल भी कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच चुके थे। भानु, पहले तो पैर हिलाना बंद करो। देयर इज नथिंग टू बी नर्वस अबाउट। बहुत ज्यादा नर्वस लग रहा है ऑफिसर भानु की घबराहट को अजीत दोवल तुरंत भांप लेते हैं। बस इतना याद रखना कि तुम कोई सेल्समैन नहीं हो। यू डोंट हैव टू सेल योर रिपोर्ट। कीप इट सिंपल एंड टू द पॉइंट, कोई मिर्च मसाला नहीं, ओके? और वैसे भी मैं और मिस्टर गोयल तो तुम्हारे साथ बैठे हैं, राइट? भारत के इस दिग्गज स्पाई मास्टर को यूं अपना हौसला बढ़ाते देख ऑफिसर भानु काफी अच्छा फील करने लगते हैं। और इतने में नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, राजनाथ सिंह और एस जयशंकर भी यहाँ पहुंच जाते हैं। हाँ तो बताइए महाशय, क्या अपडेट है? जैसे ही पीएम मोदी ये कहते हैं तो इस कमरे पर लगी एक बड़ी सी प्लाज्मा स्क्रीन पर RNDW का स्लाइड शो शुरू हो जाता है। Sir, our target Zahur Mistry, who you all very well know as one of the 5 perpetrators involved in the hijacking of IC-814. वो आजकल जाहिद अखुन बन के कराची में रह रहा है। उसकी शादी हो चुकी है और इस शादी से उसे 3 बच्चे भी हैं। वो पिछले 8 सालों से अख्तर कॉलोनी में एक फर्नीचर शॉप चला रहा है जिसका नाम है क्रेसेंट फर्नीचर्स। सर मिस्त्री का घर उसकी दुकान से केवल 2 किलोमीटर दूर यहाँ डिफेंस व्यू हाउसिंग सोसाइटी में है। लेकिन सर यहाँ पर 24/7 सिक्योरिटी होती है। लेकिन सर अगर उसकी दुकान की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में है और यहाँ से नियरेस्ट पुलिस स्टेशन भी कम से कम 15 मिनट की दूरी पर है। इसलिए आई थिंक सर के मिस्त्री को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके दुकान के आसपास की कोई लोकेशन ही बेस्ट रहेगी। अपनी ये प्रेजेंटेशन खत्म कर जैसे ही ऑफिसर भानु नीचे बैठते हैं तो उनके ऊपर सवालों की एक भीषण बौछार शुरू हो जाती है। जैसे कि इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये जाहिद अखुंद ही जहूर मिस्त्री है, बीवी बच्चों के अलावा उसके घर में और कौन कौन रहता है, वो घर से दुकान तक कैसे जाता है, क्या उसके साथ कोई गनमैन या सिक्योरिटी भी होती है, इत्यादि इत्यादि। सॉरी सर, बट दिस इज जस्ट अ प्रेप रिपोर्ट। अभी तो ऑपरेशन का नाम भी फाइनल नहीं हुआ है। हमें बस आपके आदेश का इंतजार है। ऑपरेशन लॉन्च होते ही सर ये सारी इंटेल भी इकट्ठा कर ली जाएगी। ऑफिसर भानु से उत्तर मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी एक एक कर अपने चारों मंत्रियों की ओर देखने लगते हैं और जब उनमें से कोई कुछ नहीं बोलता तो वो RNDW के इस ऑफिसर से कहते हैं, तो भी ठीक है भानु साहब, जाइए और मिस्त्री के चौथे की तैयारी शुरू कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से सुनहरे शब्द सुनते ही ऑफिसर भानु के शरीर में बिजली की एक लहर सी कौंध उठती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बट व्हाट अबाउट द ऑपरेशंस नेम? ऑपरेशन का कोई नाम तो रखना ही होगा सर। एजेंट भानु ये कहते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी अजीत दोवल की तरफ देखने लगते हैं। हाँ जी दोवल साहब, भैया आपका ऑपरेशन है और मैं जानता हूँ कि आपके लिए थोड़ा व्यक्तिगत भी है, हाँ, इसलिए आप ही नामकरण कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री से आग्रह सुन अजीत दोवल थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं। सर मुझे याद है कि IC-814 की हाईजैकिंग के लिए ISI ने मिस्त्री को भोला कोड नेम दिया था। भोला जो शिवजी का ही एक और नाम है। इसीलिए सर मिस्त्री का कोड नेम होगा अंधका और उसे ऊपर पहुंचाने वाले इस मिशन का नाम होगा ऑपरेशन महाकाल। साउथ ब्लॉक में हुई इस मीटिंग के लगभग 1 महीने बाद कराची के टेजर टाउन में स्थित अफगान कैंप के अंदर एक छोटे से टेंट में एक महिला कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी में तैयार हो रही है। अपने फोन को चार्जिंग से हटा पर्स में रखने के बाद ये महिला एक बार अपना बुर्का ठीक करती है और फिर अपनी चप्पल पहन अत्यंत फुर्ती के साथ कैंप से बाहर निकल जाती है। कैंप के बाहर सड़क पर जाए एक ऑटो रिक्शा पकड़ती है और फिर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर स्थित एक रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। लेकिन यहाँ रखे किसी टेबल पर बैठने के बजाय महिला सीधा रेस्टोरेंट की रसोई की तरफ चलने लगती है, जहाँ 2 आदमी चूल्हे पर खाना बना रहे थे और 3 और लड़के दूसरे कामों में लगे हुए थे। खाना पका रहे उन 2 आदमियों में से एक को बहुत ज्यादा गौर से देखने के बाद ये महिला अत्यंत दबी हुई आवाज में कहती है, सलाम अलैकुम भाईजान।
वो अम्मी जान की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। इस महिला के ये बोलते ही वो आदमी तुरंत अपना सारा काम छोड़ पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाता है। वो महिला भी उसके पीछे बाहर आ जाती है और फिर ये दोनों एक मोटरसाइकिल पर बैठ कराची के ट्रैफिक में ओझल हो जाते हैं। कराची के एक मामूली से रेस्टोरेंट में खाना बना रहा यह आदमी कोई और नहीं बल्कि RNDW के अत्यंत खतरनाक एजेंट इमरान थे। वही एजेंट इमरान जिन्होंने आज से 1 महीने पहले GHQ के सीनियर अकाउंटेंट वलीद को जहन्नुम पहुंचाया था। और ये महिला जो आज उनकी बहन बनकर यहाँ आई थी वो भी कोई मामूली महिला नहीं थी बल्कि RNDW की एक अत्यंत शातिर एजेंट थी। 5 फुट 8 इंच की हाइट, सुनहरे बाल और अत्यंत सुडौल शरीर वाली इस RNDW एजेंट का कोड नेम था मल्लिका। 31 वर्षीय मल्लिका तरीन का जन्म कांधार से 40 किलोमीटर दूर करमुल्ला नामक एक गांव में हुआ था। एक किसान परिवार में जन्मी मल्लिका 6 भाई बहनों में ऊपर से 5वें नंबर पर थी। तालिबान के अत्यंत दकियानूसी राज में रहने के बावजूद भी उसके पिता ने अपने बेटे बेटियों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया था। अपने 2 बेटों और 4 बेटियों को पूरी मेहनत से पढ़ा लिखा रहे मल्लिका के पिता चाहते थे कि उनके सभी बच्चे पढ़ लिख कर अफगानिस्तान से बाहर सेटल हो जाएं। लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही स्वीकार था। साल 2005 का अंत आते आते OBL को ढूंढने के लिए अमेरिकी एजेंसीज दिन रात अफगानिस्तान की खाक छान रही थीं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लग पा रहा था। इंटेलिजेंस के लिए तड़प रही CIA द्वारा अफगान मर्दों को अंधाधुंध गिरफ्तार किया जा रहा था। केवल हल्का सा शक होने पर CIA हर उस अफगान मर्द को 3rd डिग्री दे रही थी जिसकी आयु 10 साल से ऊपर हो। लेकिन फिर भी पूरे अफगानिस्तान में लादेन तो छोड़िए, उन्हें उसकी पूंछ तक नहीं मिल पाई थी। पूरे 5 वर्षों तक ना जाने कितने अफगान परिवारों की जिंदगी बर्बाद करने के बाद CIA बहुत ज्यादा हताश हो चुकी थी और इसी हताशा में अब उसने डॉलर्स फॉर इंफॉर्मेशन स्कीम लॉन्च कर दी थी। डॉलर्स के बदले इंटेलिजेंस खरीदने वाली की स्कीम जिसका फायदा उठा पाकिस्तानी फौज और ISI वाले दोनों हाथों से अपनी जेबें भर रहे थे। CIA और ISI के हाथों अपने देशवासियों पर हो रहे इस घोर अत्याचार को देख रही मल्लिका इस समय केवल 15 साल की बच्ची थी। उसका बड़ा भाई अब्दुल अजीज तरीन 100% स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पढ़ाई कर रहा था जब एक रात अचानक उस CIA के कॉन्ट्रैक्टर्स उसे उसके हॉस्टल से किडनैप कर लेते हैं। मात्र $1500 के लिए एक पाकिस्तानी फौजी के कहने पर उठाए गए इस लड़के का दूर दूर तक किसी भी आतंकी संगठन से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इस बात से पाकिस्तानियों को भला क्या फर्क पड़ता था। पिछले 5 वर्षों के दौरान ना जाने कितने मासूम अफगान युवकों को बंदी बना क्यूबा की ग्वांतानामो जेल में भर दिया गया था और इसका एकमात्र कारण था कभी ना बुझने वाली ISI और पाकिस्तान फौज की डॉलर्स की नंगी भूख। अब्दुल की गिरफ्तारी के तुरंत बाद तालिबान द्वारा मल्लिका और उसके परिवार के ऊपर गद्दार का ठप्पा लगा दिया जाता है और इसके ठीक 2 हफ्ते बाद एक दिन उसके पिता और दूसरा भाई इन दोनों के गोलियों से छलनी शरीर कांधार के एक चौराहे पर लटके मिलते हैं। उस रेस्टोरेंट से निकलने के कोई 1 घंटे बाद इमरान और मल्लिका कराची के लकी वन मॉल पहुंच जाते हैं और अपने लिए कुछ खाना ऑर्डर करने के बाद आराम से फूड कोर्ट में बैठ बातें करने लगते हैं। वैसे सलीम भाई ने तुम्हें ब्रीफिंग तो दे दी होगी मल्लिका, लेकिन फिर भी तुम्हें बताना मेरा फर्ज है कि मिस्त्री कितना खतरनाक आदमी है। याद रखना कि उसे स्पेशल फोर्सेस ने ट्रेन किया था, जिसका मतलब यह है कि उसके खाली हाथ भी किसी हथियार से कम नहीं है। मल्लिका को समझाते हुए एजेंट इमरान ये कहते हैं तो अपने सामने रखे चिकन टिक्का की एक बाइट लेते हुए उत्तर देती है, बिल्कुल भाईजान, मैं सारी एहतियात बरतूंगी। वैसे आपकी तरह मुझे भी सलीम भाई ने ट्रेन किया है, आप फिक्र ना करें, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, फिर तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मल्लिका से आश्वासन मिलते ही एजेंट इमरान उसे उसका मिशन समझाने में लग जाते हैं। देखो, इस बात का पूरा चांस है कि वलीद ने हमें जो फाइल लाकर दी थी उसे ISI ने ही GHQ में प्लांट किया हो और वो आदमी जो अख्तर कॉलोनी में फर्नीचर की दुकान चला रहा है वो ज़हूर मिस्त्री नहीं बल्कि ISI का कोई बहरूपिया हो। मतलब उन्होंने किसी और को जाहिद बना के वहाँ प्लांट कर रखा हो। इसलिए हमारे टोटल 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला ये कि हमें कुछ भी करके उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म करना है। एक बार ये कंफर्म हो गया कि ये जाहिद ही ज़हूर है तो उसके बाद हमें एक थ्रेट असेसमेंट करना है। हमें यह पता लगाना है कि उसके घर और दुकान को ISI ने कहीं सर्वेलेंस पर तो नहीं डाला हुआ। इसके बाद हमारा तीसरा और आखिरी ऑब्जेक्टिव होगा उसकी सारी पर्सनल डिटेल्स इकट्ठा करना।
उसकी फैमिली में कौन कौन है, साले की कितनी बीवियां हैं, कितने बच्चे हैं, वो कितने बजे घर से दुकान के लिए निकलता है, कौन से रूट से जाता है, कितने बजे अपनी दुकान बंद करता है, उसके कितने दोस्त हैं, वो दिन भर में कहाँ कहाँ जाता है, किस किस से मिलता है, उससे मिलने उसकी दुकान पर कौन कौन आता है, उसके क्या क्या शौक हैं, उसकी पसंद नापसंद, हमें उससे जुड़ी हर बारीक से बारीक डिटेल पता करनी है मल्लिका। एजेंट इमरान की बातों को बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रही मल्लिका बिल्कुल किसी बच्चे की तरह अपना सर हाँ में हिलाने लगती है। जी भाईजान, हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। इधर कराची में R&AW के एजेंट सलीम इमरान और मल्लिका मिस्त्री के ऊपर पूरे जोर शोर से इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में लगे हुए थे, और उधर नई दिल्ली में बैठे ऑफिसर भानु और उनके एनालिस्ट की एक टीम द्वारा इन एजेंट्स को हर प्रकार की सपोर्ट भी उपलब्ध कराई जा रही थी। ऑपरेशन महाकाल पूरे वेग में आगे बढ़ रहा था कि तभी इस वेग को अचानक एक ब्रेक लग जाता है। R&AW के सामने एक ऐसी समस्या आन खड़ी होती है जिसका इलाज भारत सरकार तो क्या पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं था। पाकिस्तान और भारत समेत पूरी दुनिया को कोविड नामक एक नई महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया था। कोरोना नामक एक नया वायरस जो एक अभिशाप बन रोज हजारों लोगों को निकल रहा था, वो कोरोना वायरस ज़हूर मिस्त्री की आयु को छोटा नहीं बल्कि लंबा करने वाला था। 2020 में मार्च का महीना समाप्त होते होते पाकिस्तान के ज्यादातर शहरों में भी लॉकडाउन लगा दिया जाता है। पाकिस्तान के कराची जैसे शहरों में जगह जगह पुलिस और रेंजर्स तैनात कर दिए जाते हैं, और इसी के चलते R&AW को अपना ऑपरेशन कुछ समय के लिए सस्पेंड करना पड़ जाता है। हेलो जी, वेलकम टू रबराका केटरिंग सर्विस। बताइए क्या रिक्वायरमेंट है? हाँ सलीम, बस करो यार, मैं बोल रहा हूँ भानु। मार्च के आखिरी हफ्ते में एक दिन ऑफिसर भानु एजेंट सलीम को स्काइप कॉल करते हैं। बम बम भोले सर, बम बम भोले। और क्या हाल चाल है कराची के, सब ठीक है वहाँ? अरे कहाँ सर, यहाँ हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे लॉकडाउन को तो यहाँ कोई सीरियसली नहीं ले रहा। ये साले जाहिल पाकिस्तानी कोरोना को भी अमेरिका की साजिश मान रहे हैं। लेकिन सर, सड़कों के ऊपर पुलिस और रेंजर्स की तैनाती बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एजेंट सलीम ये कहते हैं तो थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद ऑफिसर भानु वापस उत्तर देते हैं। अच्छा सलीम, आज सुबह मैं अब्बू जान और चचा जान दोनों से मिला था। हमने डिसाइड किया है कि इन हालातों में निकाह करना ठीक नहीं होगा, इसलिए काम करो कि टेंट और घोड़ी वालों को फोन करके ऑर्डर कैंसिल कर दो। यहाँ पर अब्बू जान का मतलब था अजीत दोवल, चचा जान का मतलब था सामंत गोयल, टेंट और घोड़ी वालों का मतलब इमरान और मल्लिका, और निकाह का मतलब था ज़हूर मिस्त्री की 13वीं। कोविड को कंट्रोल में आते आते और ऑपरेशन महाकाल को सस्पेंड हुए 1 साल से ऊपर का समय हो चला था। भारत और पाकिस्तान दोनों में ही लॉकडाउन लगभग पूरी तरह खत्म हो गया था और धीरे धीरे हालात भी सामान्य हो रहे थे। और ऐसा होते ही R&AW द्वारा एक बार फिर एजेंट सलीम, इमरान और मल्लिका को एक्टिवेट कर दिया जाता है। भानु, आई हैव जस्ट स्पोकन विद मिस्टर दोवल। कराची में अपने एसेट से बात करो, ऑपरेशन को रिज्यूम करने का समय आ गया है। R&AW चीफ सामंत गोयल से सुन ऑफिसर भानु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारे एसेट्स के लिए एक एक दिन काटना भारी हो रहा था। दिल बी वेरी हैप्पी टू हियर दिस सर। अच्छा, तो एसेट्स के लिए टाइम काटना भारी हो रहा था, तुम्हारे लिए नहीं? हाँ, सब समझ रहा हूँ मैं भानु, सब समझ रहा हूँ। चलो नाउ टॉक टू देम एंड गेट दैट सन ऑफ अ बिच।